बच्चों फिर से नमस्कार। हमारा अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा, समझा, उदाहरणों से हमने जाना उसको। और अब हम अगला जो शब्दालंकार का भेद है वो यमक अलंकार है। और यमक अलंकार की जो परिभाषा है हम उसको समझ लेते हैं। यमक अलंकार यानी कि जब किसी काव्य यानी कविता की पंक्ति में एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब हम वहाँ उसको यमक अलंकार मानते हैं। तो चलिए आइए हम उदाहरणों के माध्यम से यमक अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। आइए आपके सामने देखिए यमक अलंकार के उदाहरण हैं। तो अब हम समझें इसको कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो यानी कि अलग हो, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पर बेनी कवि का नाम भी है और बेनी का मतलब चोटी भी है, यानी कि शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। मतलब कि कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी, और बेनी कवि कहते हैं कि चोटी किसकी चुरा ली है? ब्याल यानी कि सांप की। तो यहाँ पर हमने देखा एक ही शब्द है और उसके दोनों अर्थ अलग अलग हैं। अब अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब देखिए यहाँ भी रति रति शब्द 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार पुनरावृत्ति इसकी हुई है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। वो कैसे? पहले रति रति का जो अर्थ है वो है ज़रा सी, यानी थोड़ा सा, छोटा कह सकते हैं, कम कह सकते हैं। और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी, यानी कि जो दुनिया में सुंदरता और प्रेम को बढ़ाते हैं उन्हें हम कामदेव कहा जाता है, कामदेव की पत्नी कहा जाता है। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की, और जो जितनी भी सुंदरता है शरीर की वो किसकी है? कामदेव की पत्नी की है। थोड़ी थोड़ी जितनी भी सुंदरता दिखाई दे रही है वो सब कामदेव की पत्नी है। तो हमें यहाँ समझना है कि रति रति शब्द 3 बार इस्तेमाल हुआ लेकिन उनका अर्थ भिन्न है, तो इस कारण से यहाँ यमक अलंकार है। तो ये पहचान रखिए, छोटी छोटी पहचान है जिससे आपको अलंकार को पहचानने में आसानी होगी। अगला हमारा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी 2 बार आया। काली घटा का घमंड घटा कि कवि कहता है घटा पहला है बादलों की घटा, बादल जब आते हैं काला काला हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है, छा जाता है। दूसरा घटा का मतलब है माइनस होना, कम होना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि भाई, कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु बीत गई है और काली घटा का घमंड भी घट गया है, यानी कि कम हो गया है, मौसम साफ हो गया है। तो बादल चले गए हैं, स्थिति साफ हो गई है, आसमान खुल गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कहा है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा बादल से है, दूसरा घटा कम होने से है। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगले उदाहरण पे आते हैं, भजन कहियो ताते भजियो भजियो ना एको बार। अब यहाँ भजियो भजियो का मतलब दोनों अलग अलग है। पहला भजियो है भजन किया, दूसरा भजियो है भाग किया, यानी भाग लिया, यानी भाग गया। तो कवि कहता है कि भैया मैंने तुझसे कहा था भजन करने के लिए, उसको फटकार रहा है कि मैंने तुझे कहा, परमात्मा का भजन करने के लिए कहा और तू वहाँ से भागकर संसार की मोहमाया में पड़ गया। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द एक ही है, भजियो भजियो, लेकिन भजियो भजियो में भजियो का मतलब एक हुआ भजन करने को कहा गया, दूसरे भजियो में वो भाग गया, यानी भागने से है। तो इस कारण से भी यहाँ यमक अलंकार है। अब अगला हमारा उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी। कनक कनक, अब देखिए यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रहा है। एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब धतूरा होता है, यानी कि भांग। तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए वा खाए बोराए, यानी कि सोना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सोना अगर आदमी को मिल जाए तो उसका दिमाग फिर जाता है।
और ज़रूरत से ज़्यादा नशा भांग धतूरे का कर ले तो भी उसका दिमाग फिर जाता है। तो इसीलिए यहाँ कनक कनक एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। अब अगले उदाहरण पे आते हैं हम। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब देखिए यहाँ मन का है, एक मन का है जो मोती का माला होता है, और दूसरा मन का क्या होता है जो हमारा मन है, हृदय है। तो माला का दाना हो गया मन का, और दूसरा मन का यानी हमारे मन हृदय जो है वो। तो यानी शब्द एक ही है लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न हैं। तो अगला हमारा, जो 3 बेर खाती थी, बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो बेर बेर समान शब्द है लेकिन यहाँ अर्थ अलग अलग है। 3 बेर का मतलब बेर खाने वाले, बेर दाने, और 3 बेर का मतलब यहाँ क्या है, 3 बार। तो हमने शायद समझ लिया होगा आप लोगों ने कि यमक अलंकार में शब्द समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग भिन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम अगले शब्द अलंकार के भेद श्लेष अलंकार पर चलते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम वापस लौटते हैं श्लेष अलंकार की तरफ, जो शब्द अलंकार का एक भेद है जो हमें पढ़ना भी है। तो आज श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक में हमने जाना कि एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ श्लेष अलंकार में शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ 2 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है। यमक में एक जैसे 2 शब्द होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन श्लेष में शब्द एक होता है और उसके अर्थ कई हो सकते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन एक शब्द है, यानी कि सुबरन का मतलब यहाँ 3 अर्थ निकलते हैं। सुबरन अच्छे शब्द है, सुबरन स्वर्ण है, और सुवर्ण यानी कि यौवन सुंदरता भी है। कोई चेहरे अच्छे शरीर वाला पुरुष स्त्री है तो उसको भी सुबरन यानी सुवर्ण कहा जाता है। तो इसके 3 अर्थ निकले हैं यहाँ, आप देखें, अच्छे शब्द, स्वर्ण और यौवन यानी कि जवानी। तो यहाँ कवि के लिए हम समझें, कवि के लिए अच्छे शब्द सुबरन है। व्यभिचारी यानी जो अय्यासी है उसके लिए रंग रूप, जुआ, फलाना डिमका, इस तरह की तमाम चीज़ें अच्छी हैं। और है चोर। अब चोर को अगर सोना मिल जाए तो क्या कहने। तो 3 लोग हैं लेकिन सुबरन एक शब्द है, लेकिन तीनों लोगों के लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग है। कवि के लिए अच्छे शब्द हैं, चोर के लिए सोना है, व्यभिचारी यानी अय्यासी के लिए सुंदर शरीर, पैसा, दौलत, यही सब है। तो हमने समझा श्लेष अलंकार एक शब्द है लेकिन अर्थ उसके भिन्न है। अब हमारा अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां शब्द है, तो कलियां 2 अर्थों में लिया गया है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इसके 2 हैं। एक होता है फूल, यानी पूरी तरीके से फूल बनने से पहले जो स्थिति होती है उसको हम कली कहा जाता है, यानी जैसे बचपन, फिर तुम बड़े हो जाते हो। तो कलियों मतलब फूल बनने से पहले की स्थिति को हम कली या कलियां कहे जाते हैं। और दूसरा इसमें कलियों का अर्थ है जवानी, यानी कि जब आप बड़े होने लगते हैं, तो यहाँ जवानी से अर्थ है। तो 2 अर्थ हो गए, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो कवि 2 बातें कह रहा है कलियों के माध्यम से। एक तो बाग बगीचे को लेकर कह रहा है कि माहौल ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी कलियां सूख गई हैं। और दूसरा, यहाँ जो जवानी, यौवन
बचपन को बढ़ावा और सुंदरता चीज़ें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण वो भी बेकार हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उनकी ग्रोथ यानी आपके बचपन को जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए समाज में वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण उसका बढ़ना सही रूप में नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ दो शब्द एक है, अर्थ दो हैं, तो इस कारण से यहाँ श्लेष अलंकार है। अब है तीसरा हमारा उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यानी कि यहाँ बढ़े एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। बढ़े मतलब बड़ा होने पर, बढ़े मतलब बुझने पर। यानी कि तुलना कर रहा है कवि कि जो दीप है यानी कि दिया है आपका, जब जलता है तो रोशनी करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो कालस यानी कि काला कर देता है, दीवार को या छत को अंधेरा होने लगता है। तो उसी तरीके से कुल का अगर नालायक बेटा है तो वो जब पैदा होता है तो उजाला होता है, लेकिन उसके करतूत कारनामे गलत रास्ते जब वो बड़ा होने लगता है उससे कुल का नाश होता है, कुल में कलंक पैदा होता है। तो अच्छा बेटा सबको पसंद लगता है, लेकिन बुरा बेटा पूरे परिवार की नाक कटा देता है। तो यहाँ बढ़े का मतलब दो अर्थों में हो गया, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला हमारा, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ हम अर्थ समझें वृषभानुजा। तो वृषभानुजा एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे बलराम के भाई हैं। तो यहाँ वृषभानुजा दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक वृषभानु की पुत्री का अर्थ निकलता है, दूसरा बलराम के भाई का। यानी वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, हलदर माने बैल। तो वृषभानुजा दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे बलराम के भाई। तो यहाँ पर भी हमारा श्लेष अलंकार है, शब्द एक है, अर्थ दो हैं। अब अगला हमारा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए यहाँ पानी के तीन अर्थ लिए गए हैं, पानी चमक है, पानी प्रतिष्ठा है, पानी जल है। यानी कि मनुष्य का स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए, यानी कि मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। तो पानी को मनुष्य से जोड़ा गया, विनम्र नम्र शांत होना चाहिए। और फिर बोलता है उबरे मोती, यानी कि अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। कौन ऐसे मोती को पसंद करता है जिसमें चमक ना हो? सभी को वो मोती पसंद है जिसमें चमक होता है, वरना उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब जल, चून मतलब आटा। अगर आटे में पानी ना मिलाएं तो उसमें जो नम्र है, जो सॉफ्टनेस है वो नहीं आएगी। इसीलिए चून में पानी, मोती में चमक, और पानी मनुष्य की प्रतिष्ठा यानी कि अच्छे आचरण की तरह होना चाहिए, जिसे सब याद करें। तो हमने देखा श्लेष अलंकार में कि शब्द एक है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार में दो शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, लेकिन श्लेष में शब्द एक है और उसके अर्थ कई हैं। तो हमने शब्द अलंकार के तीनों भेदों को जाना, पढ़ा, समझा। तो हमारे शब्द अलंकार के तीन भेद जो हमने आज पढ़े, अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, दूसरा हमने यमक पढ़ा जिसमें शब्द अलग अलग होते हैं तो और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तीसरा हमने पढ़ा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब चिपकना होता है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है, बार बार नहीं आता है, एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ बहुत बार बहुत निकलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अर्थ कई निकलते हैं। तो आज के अलंकार जो हमने पढ़े हैं आपने समझ लिए होंगे।
उम्मीद करता हूँ अगली बार अगली वर्कशीट में फिर से मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।